हमारा एक और स्टूडेंट रिकमेंड हो गया। सरदार सरदार है नहीं वैसे, वो ऐसे पगड़ी बांधता है, कह रहा स्मार्ट लगता हूँ मैं पगड़ी बांधने से, इसलिए बांधता है वो। उसको ना पहले 2 बार झटके लगे, उसका 2 बार रिटर्न ही नहीं हुआ, और जब रिटर्न हुआ तब रिकमेंड भी हो गया। पहली बार में रिकमेंड हो गया, और उसका शौक बहुत मस्त है, उसकी हॉबी थी हॉर्स राइडिंग। तुम भी पाल लो, मतलब कोई अमीरों वाला शौक में, फिर आसानी होती है। हाँ, रिटर्न को जितना बड़ा चैलेंज तुम मानते हो ना, इतना बड़ा चैलेंज रिटर्न है ही नहीं। ये तुम्हें तब रियलाइज होगा जब तुम्हारा रिटर्न एक बार निकल जाएगा, और जब तुम पहली बार एसएसबी देके आओगे ना वापस तब तुम्हें लगेगा पता कि आसान चीज तो हो। हिस्ट्री बिल्कुल खतरनाक है, लेकिन जो चीज बहुत खतरनाक है, जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए टेंशन क्यों ले रहे हो? है ना। देखो, वो ये ना, मैंने भी कहीं पे ऐसे देखा था कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, देन यू हैव 2 ऑप्शंस कि कैन यू डू समथिंग, यस, इफ यू कैन डू समथिंग व्हाई वरी, ठीक है। डू यू हैव अ प्रॉब्लम, यस, कैन यू डू समथिंग, नो, देन व्हाई वरी, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है आपका कि प्रॉब्लम जो मर्जी हो, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। जस्ट बी अ हैप्पी गो लकी पर्सन, ठीक है। यस, हिस्ट्री इज डिफिकल्ट बट नॉट एज डिफिकल्ट जितना आप माइंड में इसको बना के चलोगे, ठीक है। हिस्ट्री इज द सब्जेक्ट विच विल गिव यू 25 क्वेश्चंस। आफ्टर कोचिंग इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट 12-13 क्वेश्चंस, यू आर गुड टू गो, ठीक है। आपके टीचर से भी बीसी होते हैं, ठीक है। तो उस चीज को सोच के चलना है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी कर पा रहे हो तो मतलब यू हैव अर्न समथिंग, ठीक है। देयर आर 120 क्वेश्चंस और योर जीके इज ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। इफ यू विल कैलकुलेट द वेटेज ऑफ 25 क्वेश्चंस ऑफ जीके, सॉरी हिस्ट्री, इट्स जस्ट 20 मार्क्स, ठीक है। जो आपका बाकी 80% सिलेबस है उसमें कितना कुछ है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है। साइंस में कितनी चीजें हैं, फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, पॉलिटी ऑल्सो द मोस्ट इजिएस्ट वन, ठीक है। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू स्कोर एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। एंड इफ यू विल आस्क मी व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ जीके, 35 to 40, 45 वालों का मन करता है कि मतलब इसको यहीं रखने ऐसे फैकल्टी, ठीक है। ये मैं आपको बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो यू डोंट थिंक कि मतलब किसी भी एग्जाम में आप कभी भी ना 100% सिलेबस कर पाओगे, ना आप कभी 100% अटेम्प्ट कर पाओगे। वो सारे इजी टू मॉडरेट टू मॉडरेट टू टफ ही आते हैं। देखो पता है क्या है, एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अगर आपका जो यूपीएससी है, अगर वो अपने पैटर्न में चेंज नहीं लाएगा तो आपकी कट ऑफ आसमान छू जाएगी, ठीक है। तो पैटर्न तो चेंज आपका होना ही होना है। उस पैटर्न में हो सकता है वो किसी साल हिस्ट्री में कुछ ना कुछ चेंज कर दे, ठीक है। मतलब मैं तो कब से दे रहा हूँ पेपर, मुझे तो अच्छे से पता लग चुका है इन चीजों का कि जो आपका लास्ट पेपर हुआ है सितंबर वाला, इसमें हिस्ट्री साथ छेड़छाड़ करी, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उससे पिछली बार क्या छेड़छाड़ करी थी। उससे पिछली बार छेड़छाड़ करी थी ज्योग्राफी के साथ, लेकिन वो ये ना कि ज्योग्राफी का डर नहीं है किसी को, तो किसी ने बात भी नहीं करी उसके बारे में। एक्चुअल में योर ज्योग्राफी के जब हम बात करते हैं, देयर इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड देयर इज इंडियन ज्योग्राफी, बट इन योर लास्ट ईयर्स अप्रैल पेपर देयर वाज वन मोर ज्योग्राफी जिसको हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। 10 क्वेश्चंस स्ट्रेट फ्रॉम ह्यूमन ज्योग्राफी। तो वो कहाँ आपको रगड़ेंगे, कहाँ आपको फंसाएंगे, वो किस सब्जेक्ट में छेड़छाड़ करेंगे, यू कैन नेवर नो, ठीक है। लेकिन वो छेड़छाड़ वो सब कुछ सबके लिए होगी, वो अकेले आपके लिए नहीं होगी। तो इफ पेपर इज टू डिफिकल्ट देन कट ऑफ विल बी लेस, इफ पेपर इज टू इजी देन आपको पता है कि आप तो तब तो आप अच्छा करोगे, ठीक है। डोंट वरी, इट इज नॉट टाइम टू वरी,
वरी करने का समय कब है? पेपर देने के बाद, ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तब तक के लिए कोई टेंशन नहीं करनी, तब तक के लिए चिल रहो और मॉक टेस्ट की तैयारी करते रहो। वीकली टेस्ट तो आपका होगा, ठीक है। लास्ट वीक आई वाज नॉट हियर, ठीक है, तो क्योंकि आप लोग का टेस्ट मेरे को करवाने पड़ते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाया, एंड आई वाज नॉट इवन अवेयर कि मतलब हुआ क्या क्या है, तो कोऑर्डिनेशन में नहीं हो पाया। तो देन यू कैन थिंक कि मतलब जो आपका लास्ट मंडे से लेकर इस फ्राइडे तक होगा, दैट विल कम इन योर पेपर्स, ठीक है। नाम क्या आपका? हरमीत। ओके हरमीत, ग्रेजुएशन हो चुकी है, कर रहे हो? कहाँ से? पूरा एसडी तुमने बिठा लिया यहाँ पे है? पूरा एसडी तुमने यहाँ बिठा लिया। चलो तुम्हें पोस्टर देता हूँ, तुम और लगाओ, तुम्हें पोस्टर देता तुम और लगाओ, ठीक है, चलो सही है। सुबह से शाम, ओके। तो हरमीत, इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। एक हफ्ते का ब्रेक लग गया था, ठीक है, यू आर नॉट कमिंग, ठीक है। अब मैं भूल चुका हमने कहाँ पे रोका था, ठीक है। इन एंशिएंट हिस्ट्री वी वर डिस्कसिंग अबाउट अ ग्रेट एम्पायर विच वाज योर मौर्यन एम्पायर। आपका जो मौर्यन एम्पायर था इसकी शुरुआत किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद कौन आया था आपका? बिंदुसारा। फिर कौन आया था आपका? अशोका। बीच में XYZ रूलर्स आए, लास्ट में कौन आया आपका? बृहद्रथ। बृहद्रथ को किसने मारा? पुष्यमित्र शुंगा ने। तो यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके हमने ये भी डिस्कस किया कि अशोका वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग रूलर इन द कंटेक्स्ट कि अशोका जो था आपका क्या करता था, बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस लिखवाता था। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर कोई मैसेज लिखवा देना, ठीक है। तो अशोक के समय में बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस थी। कुछ इंस्क्रिप्शंस इसने रॉक्स पे लिखवाई, कुछ इसने पिलर्स पे लिखवाई। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट रॉक इंस्क्रिप्शंस थी उसको हम कहते हैं रॉक एडिक्ट्स, दूसरों को हम कहते हैं पिलर एडिक्ट्स। तो व्हाट वाज द खास बात जो भी था हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। मौर्यन एम्पायर के बारे में अच्छी खासी जो जानकारी है वो हमें मिलती है एक किताब के थ्रू। उस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इज द मोस्ट एंशियंट बुक, ठीक है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन वर्ल्ड व्हेन वी टॉक अबाउट कि हाउ टू रन अ कंट्री, हाउ टू रन अ स्टेट। तो वो कौटिल्य ने लिखी थी। कौटिल्य ने लिखा था कि आपके किसी भी राज्य के 7 अंग होते हैं, 7 ऑर्गन्स होते हैं, और एक राज्य को सही से चलने के लिए इन 7 के 7 अंगों का सही तरीके से काम करना बड़ा जरूरी है। तो हमने पहले 2 अंक डिस्कस किए थे, हमने पहले 2 ऑर्गन डिस्कस किए थे। फर्स्ट ऑर्गन वाज द स्वामीन या फिर रूलर। देखो किसी भी एम्पायर का एंशिएंट समय में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन हुआ करता था? वहां का राजा। राजा वाज इक्विवेलेंट टू भगवान, ठीक है। आजकल आपने कभी सिक्के में देखी है मोदी जी की फोटो और भगवान की फोटो? उस समय के सिक्कों में एक तरफ आपका भगवान, एक तरफ आपका राजा, विच समहाउ सिग्निफाइज कि राजा वाज इक्विवेलेंट टू योर गॉड, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी राज्य में कौन था? राजा। राजा अच्छा है तो राज्य आगे बढ़ेगा, राजा खराब है तो राज्य आपका पीछे आएगा ग्रोथ में, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं आपके मौर्यन एम्पायर की, तो मौर्यन एम्पायर जो है उसने 300 साल तक चला आपका राज्य ये वाला। लेकिन 300 साल में हमने सिर्फ इन 3 राजाओं का नाम देखा क्योंकि राजा अच्छे थे। इसके बाद के जो राजा आए आपके अशोका के वो नहीं थे सही, एम्पायर आपका डिक्लाइन हो गया। फिर हमने एक के बारे में डिस्कस किया लास्ट वाले में क्योंकि ये आखिरी था। कहीं ना कहीं मॉडर्न एम्पायर अगर आपका बड़ा है तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज 3 रूलर्स। तो कहीं ना कहीं राजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा के पास बहुत पावर होती थी, राजा अपनी प्रजा को अपना बच्चा मान के एड्रेस करता था, ठीक है। दूसरा है राजा की हेल्प करने वाले ऑफिसर्स, जिसको हमने कहा था अमात्य। आपका लास्ट ईयर अप्रैल में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपका सिंपल सा था कि जो आपका कौटिल्य का जो सप्तांग हुआ करता था
उस सप्तांग में क्या नहीं था? 4 ऑप्शन थे, इनमें से कौन सा आपका सप्तांग में नहीं आता है? उस सप्तांग में था आपका ऑप्शन 1 था धामा। हालांकि ये बड़ा इजी ऑप्शन था एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि धामा की जो पॉलिसी है वो कौन लेके आया था? अशोका। और कौटिल्य किसके समय में था? ठीक है, तो हाउ कैन ही नो कि मतलब आपका 2 जनरेशन बाद कौन सी पॉलिसी आएगी? तो लॉजिकली आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो अमत्य है, अमत्य वाज इक्विवेलेंट टू योर ऑफिसर्स। फैन बंद कर दोगे, थोड़ी सी नॉइस आ रही है ना? एसी कर लो ऑन। है रिमोट यहाँ पे आसपास? किसी के फोन में है फैसिलिटी? 1 मिनट दोगे? को थोड़ा नीचे करो, बटन दबा दो उसका, इसको। हाँ, इसको एसी को थोड़ा खींचो नीचे, इसका जो विंग है ना इसको खोलो, देखो साइड में बटन होगा, बस। ठीक है, स्टार्ट यूजिंग एसी नाउ। बहुत नॉइज होती है, मुझे चलाना पड़ रहा है। ओके, तो आपका जो अमत्य है, अमत्य इज बेसिकली योर ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि आपका जो मौर्यन एम्पायर है, वो मौर्यन एम्पायर आपका जम्मू एंड कश्मीर से लेकर आपका फैला हुआ है महाराष्ट्र तक, बंगाल से लेकर फैला हुआ है आपका अफगानिस्तान तक। तो इतने बड़े एम्पायर को आपका स्वामी जितना मर्जी पावरफुल हो, ही कैन नॉट रन दैट एम्पायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उस एम्पायर में आपके बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे जो इसको असिस्ट करते होंगे। तो बेसिकली दोज ऑफिसर्स आर कॉल्ड अमत्या। तो लास्ट जो आपको मैंने लिखवाया था, आपको मैंने अमत्यास के बारे में ही लिखवाया था। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, लिखा हुआ है? ठीक है, तो सेकंड ऑर्गन वाज योर अमत्या। अमत्या वाज बेसिकली योर ऑफिसर। अमत्यास की अलग अलग कैटेगरी हुआ करती थी। कुछ होते थे आपके महामत्तास, कुछ होते थे आपके अध्यक्षस, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो थे आपके ऑफिसर्स वगैरह थे। ठीक है, और हमने डिस्कस किया था कि आपके जब हम बात करते हैं अध्यक्ष, तो अध्यक्ष इज बेसिकली अ पर्सन जो आपका किसी एक छोटी चीज का, छोटी डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। सपोज सिक्के सिक्के छपाने का एक हेड हो गया, तो सिक्के छपाने वाला हेड हो गया आपका। ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटी चीजें जो थी आपकी यहाँ पे। ठीक है, अब आपके एक और इंपॉर्टेंट ऑफिसर है, ठीक है, जिसका नाम है समर्थ। ठीक है, तो आप नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हो। मंजीत नाम है आपका? हरमीत, सॉरी। ठीक है, हरमीत थोड़ा पेज देख लो, पेज छोड़ दो, उसके बाद लिखो, कहीं ना नई नई कॉपी लेके आओ, कहीं खराब हो जाए, है ना? थोड़ा देख लो कितना अगर पेज छोड़ना है। डोंट वरी, जो आपको यहाँ पे करवा रखा है मैं फिर से करवाऊंगा आपको, लेकिन पहले एक बार रिदम में चलेगा चीजें। ठीक है, या फिर पीछे से लिखना शुरू कर दो, रफ में करना शुरू कर दो, पहले आगे वाला काम कंप्लीट करो, उसके बाद आगे। ठीक है, देखो हिस्ट्री को अगर पढ़ना है तो नोट्स अपने हाथ के हो तो बढ़िया रहता है। ठीक है, दूसरे का लिखावट समझ नहीं आती। ठीक है, तो लिखिए अमंग ऑल द एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स, ना थर्ड नहीं, सेकंड, यहाँ मत के अंदर ही है ये। लिखिए अमंग ऑल द एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स समर्थ was the most important one, was the most important one. देखिए he was the collector, sorry, he was the chief collector, लिखो, he was the chief collector of revenue, he was the chief collector of revenue and was responsible for maintaining accounts, and collection of taxes. देन ठीक है, तो जो आपके स्पेशल अमत्याज हुआ करते थे, इनमें एक और आपका अमत्या जिसको हम कहते थे आपका समर्थ। देखो अमत्या वाज अ कैटेगरी, अमत्या वाज जस्ट अ कैटेगरी। ये बंदा, ये बंदा, ये बंदा, सब क्या है? अमत्या है आपके, सब क्या है आपके? अमत्या है।
एक खास समस्या कौन है आपका? समर्थ। इसकी क्या है? टैक्स कलेक्शन। कोई भी राज्य बिना टैक्स के नहीं चल सकता, तो टैक्स कलेक्शन वाज इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, इसलिए हमने इसको नाम दिया कि ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। आप एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं, व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समर्थ, ठीक है, ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, ठीक है। व्हाट वाज द रोल ऑफ अध्यक्षास, हु वाज सीनियर, महामत्ता और अध्यक्ष, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आपका जो कौटिल्य है, इसका जो अगला अंग है, ठीक है, वो है आपका जनपद। जनपद मतलब टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, तो ब्रैकेट में लिखिए टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। जन क्या होता है? लोग। जनपद मतलब जहां पे लोग रहते हैं। तो नेक्स्ट ऑर्गन वाज योर जनपद एंड, सॉरी, टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। ये है आपका तीसरा अंग, सब 7 अंगों में ये है आपका तीसरा अंग। अब आपका जो जनपद है, ठीक है, इसमें हम कहीं ना कहीं बात करते हैं कि आपका एम्पायर बटा हुआ कैसे था। देखो, आज एक इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है जो बैठती है कहाँ पे? आपकी न्यू दिल्ली में। उसके अलावा आपकी 28 स्टेट गवर्नमेंट है कि नहीं है? यानी कि इंडिया में कितने प्रोविंसेस हैं, कितने स्टेट्स हैं? 28। तो उस समय आपका राजा जो है, ऑब्वियसली बात है, वो सबको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो उस समय कितने प्रोविंसेस थे? जैसे इनकी कैपिटल न्यू दिल्ली है, उनकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। जैसे यहाँ पे हिमाचल है, यूपी है, ठीक है, वहां पे आपकी तोशाली, उज्जैनी, ठीक है, सुवर्णगिरी, ऐसे ऐसे यहाँ पे राज्य हुआ करते थे आपके, ठीक है। तो वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि आपका जनपद मतलब आपकी टेरिटरीज ऑर्गेनाइज्ड कैसे थी, ठीक है। तो इसमें आप लिखिए, देखिए, मगध हैड इट्स कैपिटल, मगध हैड इट्स कैपिटल एट पाटलिपुत्र, एंड the empire was divided into and the empire was divided into 4 other provinces, was divided into four other provinces with its capital at, with its capital at Takshila, with its capital at Takshila, सुवर्णगिरी। देखो, गिरी मतलब होता है पहाड़, सुवर्ण मतलब होता है सोना, ठीक है। ये साउथ में जगह थी जहां पे इनको सोना मिलता है, ठीक है, दैट्स व्हाई दे नेम्ड इट सुवर्णगिरी। नेक्स्ट इज तोशाली, TOSALI, तोशाली। नेक्स्ट है उज्जैन। उज्जैन कहां पे आज के समय पे? हाँ जी, कहाँ है उज्जैन आजकल? साउथ में है? और आसपास MP आसपास ही हो तुम लोग, तो चक्कर काट रहे हो तुम, ठीक है। उज्जैनी, उज्जैन का एक और नाम है माहिष्मति, वो अमरेंद्र बाहुबली वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका धौली, DHAULI, धौली। लिखा आपने? देखो, 4 प्रोविंस है ना आपके, 4 प्रोविंस है आपके। आपने जो धौली लिखा ना, धौली को ब्रैकेट में डालो, ब्रैकेट क्लोज मत करना। धौली, धौली क्या क्या लिखिए? कैपिटल ऑफ कलिंगा, कैपिटल ऑफ कलिंगा। कलिंग किसका नाम है? ओडिशा का। ओडिशा का एंशिएंट नेम क्या है आपका? कलिंग, ठीक है। इसलिए अगर कोई भी आपकी कभी IPL टीम भी बनेगी ना, तो उसका नाम कलिंगा वॉरियर्स कुछ होगा। अगर ऐसा आपका हीरो हॉकी लीग होती थी, तो उसमें कलिंगा वॉरियर्स नाम की टीम होती थी, क्योंकि बिकॉज कलिंगा वाज द एंशिएंट नेम ऑफ ओडिशा, ठीक है। तो कैपिटल ऑफ कलिंगा था। कलिंगा को हम अलग से क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कलिंगा वाज नॉट ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर। इसको मौर्यन एम्पायर का पार्ट किसने बनाया? कोई, अशोका, ठीक है। लिखिए, एडिड बाय अशोका, कैपिटल ऑफ कलिंगा विच वाज एडिड बाय अशोका। लिख लिया?
लिखिए द हेड ऑफ these provinces, the head of these provinces were viceroys. ठीक है, were viceroys, VICEROY। वाइसरॉय कहता है राज्यपाल होता है आपका, अगर हम हिंदी में बात करें तो राज्यपाल। जैसे आज आपका गवर्नर नहीं होता स्टेट का, वैसे राज्यपाल होता है। तो आपके अगर 5 प्रोविंस है तो पांचों के पांचों प्रोविंस का कौन होगा? एक वाइसरॉय होगा। हमने पहले भी पढ़ा है कि आपका जो अशोका था, अशोका वाज वाइसरॉय ऑफ तक्षशिला एज वेल एज उज्जैन बिफोर बिकमिंग द रूलर ऑफ मगध। वी हैव डिस्कस दैट ऑलरेडी। ठीक है, लिखिए ही was an in charge of law and order. He was an in charge of law and order and collection of taxes. He was an in charge of law and order and collection of taxes. लिखिए Viceroy was generally a prince from ruling family या from royal family। तो आपका जो मेनली वाइसरॉय हुआ करता है, इट वाज नन अदर देन अ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली ओनली। ठीक है, लिखिए ही वॉज असिस्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और महामत्तास। यानी कि अगेन जो आपका प्रोविंस है, ठीक है, आप पूरे पूरे प्रोविंस को एक आदमी नहीं संभाल सकता, इसको अपने साथ और ऑफिसर्स चाहिए। तो इसको संभालने के लिए आप कुछ महामत्ता हुआ करते थे। ठीक है, डन है आपका? ठीक है, अब देखो जैसे इंडिया है, इंडिया बट गया आपका 28 स्टेट्स के अंदर। लेट्स पिक वन स्टेट, उत्तर प्रदेश। ठीक है, एंड जो आपके उत्तर प्रदेश में क्या डिवीजन होगी आपकी? पहले बनेगी उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट्स, फिर क्या बनेगी आपकी? सब डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? तहसील भी कह देते हैं। और उसके नीचे क्या डिवीजन आएगी आपकी? विलेज या म्यूनिसिपैलिटी कह देते हैं। उस समय म्यूनिसिपैलिटी नहीं हुआ करती, तो दैट वाज विलेज। तो अब आपका जो प्रोविंस है, वो प्रोविंस आपका और डिवाइड होगा। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट योर तक्षशिला प्रोविंस, तो तक्षशिला में आपकी कुछ और डिस्ट्रिक्ट होंगी, उस डिस्ट्रिक्ट का कोई ना कोई इंचार्ज होगा। जैसे आज क्या होता है आपका डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, फिर आपका तहसीलदार, ठीक है, फिर गांव का सरपंच। तो हर एक पोस्ट पे कोई ना कोई ऑफिसर है ना आपका। इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइज मतलब जो कंट्रोल है वो आपका सिर्फ एक पॉइंट से नहीं हो रहा है, वो कंट्रोल पीएम या फिर किंग की तरफ से नहीं हो रहा है। किंग और पीएम तो पावरफुल है ही है, लेकिन उनको असिस्ट करने के लिए हर एक लेवल पे क्या है? एक ना एक सरकार है आपकी। तो इंडिया में भी 3 लेवल पे सरकार है आपकी, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। पॉलिटी में पढ़ोगे आप इस चीज के बारे में, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा आपने। तो लिखिए प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रदेश। हेडेड बाय प्रदेशिका, प्रदेशिका ऑफिसर है। हेडेड बाय प्रदेशिका, PRADESHIKAS। लिख लिया? लिखिए दिस प्रदेश और डिविजन्स, these प्रदेश और डिविजन्स were divided into district, were divided into districts which were under the control of
राजूकास इज अ ऑफिसर, ठीक है, विच वॉज द हेड ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ राजूकास, फुल स्टॉप। लिखिए राजूकास वर असिस्टेड बाय युक्तास, YUKTAS, युक्तास। आप ब्रैकेट में लिखो क्लर्क, ठीक है। अब जो राजूकास है ना, राजूकास के लिए कहीं आप दूर जाकर लिख सकते हो कि राजूकास वर इक्वल टू पटवारी। क्या करते हैं पटवारी आजकल? जमीन नापते हैं, लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो काम कौन करते थे? आपके राजूकास करते थे। डन। लिखिए डिस्ट्रिक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू विलेजेस, वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ विलेजेस लिखो, वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ विलेजेस which were headed by Sthanikas. Sthanikas were head of group of villages assisted by Gopa. Assisted by Gopa. देखिए देखिए द लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, द लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मतलब जिसका कोई ना कोई हेड हुआ करता, सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? विलेज। द लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट was called gram, which was headed by ग्रामीणी और ग्रामिका, ठीक है। I'll explain this point once again, ठीक है। We are discussing the third part, okay, we are discussing the third part और थर्ड अंग, और आपका थर्ड अंग में हम डिस्कस कर रहे हैं कि देखो एक तो आपका किंग था, किंग का एक मंत्रिमंडल था, ठीक है, इसको हमने कह लिया आपका मंत्रिमंडल। अब ये मंत्रिमंडल में भी जो आपके लोग थे, कुछ तो आपके खास खास हुआ करते थे, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ ऑफिसर हुआ करते थे, कुछ आपके अमात्यस थे, कुछ आपके महामत्तस थे, कुछ आपके अध्यक्षास थे। दिस इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट। आप ये मान के चलो कि ये आपके आज के समय का पीएम है, ये आपके आज के समय के मिनिस्टर्स हैं, ये आपके आज के समय के आईएएस ऑफिसर्स हैं, ठीक है। ये होगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो किंग है, किंग के अंडर बहुत सारे प्रोविंसेस आएंगे, लेकिन हमने डिस्कस किया कि यहां सिर्फ 5 थे। जैसे एक था आपका, सॉरी निमिषाली नहीं, तोशाली, ठीक है, सुवर्णगिरी, देन वी हैव कलिंगा, तक्षशिला एंड उज्जैन। अब सपोज हमने पकड़ लिया एक, अब ये सुवर्णगिरी भी है, इसको आप डिवाइड करोगे एक छोटी सी डिवीजन में, उस डिवीजन को क्या कहेंगे हम? आपका प्रदेश। इस प्रदेश का हेड कौन होगा? प्रदेशिका। लेकिन प्रदेशिका से ऊपर सुवर्णगिरी को संभालने के लिए कौन होगा? एक वाइसरॉय। अब ये जो आपका प्रदेश है, इसको आप फर्दर डिवाइड करोगे किसमें? बताओ। डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, इसका हेड कौन होगा? आपका
राजू का का साथ कौन देगा? युक्ता. राजू का वॉज इक्वल टू योर पटवारी बिकॉज ही यूज टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स. फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपकी फर्दर डिवाइड होगी 10 या 15 गांव के ग्रुप में. फिर आएगा आपका इसका हेड, 10-15 गांव का एक कंबाइंड हेड है. ठीक है, गोपा से पहले भी एक है, गोपा और साथ में कौन है आपका? स्थानिक का, सॉरी. अब इनमें से सबसे छोटा क्या होगा? एक विलेज. एक विलेज का हेड कौन है आपका? ग्रामणी और ग्रामिका. आए समझ? ठीक है. 27 तरीके के अध्यक्ष हुआ करते थे. ठीक है, 15 तरीके के आपके महामत्ता हुआ करते थे. लेकिन खास कौन कौन से आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. एक है धामा महामत्ता, एक है आपका ईसीजी का महामत्ता. क्या करते हैं ईसीजी का महामत्ता? भूल गया सब है? गुड मॉर्निंग. नहीं पढ़ रहा घर पे आके कुछ भी? ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, देखो इतना मुश्किल है ना जितना तुमने यहाँ पे बना रखा है इस चीज को. जो अगला अंग है आपका कौटिल्य ने जो बहुत है. और अभी अगर तुम्हें सही बोलूं तो सिर्फ 15% है हिस्ट्री का. तुम्हारा हिस्ट्री चलेगी अपर आइलैंड तक. ठीक है, इसलिए इसलिए तुम्हें पहले नोट दे दिया ना मैंने. तुम्हारी हिस्ट्री चलेगी अपर आइलैंड तक. मॉडर्न बहुत फास्ट चलती है क्योंकि मॉडर्न में हम रिलेट कर पाते हैं ना. अभी इनके नाम नहीं पता हमें. ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं माउंट बटन सुना हुआ है. ठीक है, कहीं ना कहीं नेहरू भी सुना हुआ है. गांधी को तो रोज गालियां निकालते हैं लोग, तो गांधी का नाम तो पता ही है. ठीक है, तो मॉडर्न आसान है, मॉडर्न डिटेल्ड है लेकिन मॉडर्न आसान है. ठीक है, मॉडर्न में मैं इतना भी कह सकता हूँ कि जो मॉडर्न आप पढ़ोगे, ठीक है, वो पेपर में भी आएगी. लेकिन देयर इज नेवर एश्योरिटी कि जो एंशिएंट पढ़ाएंगे वो पेपर में आएगी कि नहीं आएगी. इट इज क्या कहते हैं ना उसको, बहुत ज्यादा एम्बिगुअस है ये. हाँ, अगर आप कोचिंग करो तो फिर छोड़ना बेवकूफ़ी. अगर अपने एंड पे कर रहे हो चीज़ों को तब छोड़ रहे हो तब दिक्कत है. ठीक है, अगर कोई पढ़ा रहा है आपको है फिर छोड़ना तो फिर तो बेवकूफ़ी है ना. आपने इसको पढ़ने से पहले हार मान ली. क्वेश्चन से अटेम्प्ट करो. जो क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको टेस्ट में वो होते हैं टेंथ पेपर में होते हैं. तो बस और क्या चाहिए, वही तो पेपर में आने असली. दिक्कत बस इतनी सी है कि एक हफ्ते का पढ़ के सैटरडे को टेस्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है. कंबाइंड पढ़ के देने में थोड़ा सा इशू आता है. बट सच में कह रहा हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट टाइम है. सबसे बड़ा एसेट तुम्हारे लिए टाइम है. अगर तुम इसको बढ़िया से यूटिलाइज कर लोगे तुम्हारी हिस्ट्री परफेक्ट हो जाएगी आपके पास. मैं हमेशा जब भी कोई बैच स्टार्ट करता हूँ ना, इनको सबसे पहले मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी. इनकी हिस्ट्री मैंने शुरू करी थी सितंबर 12 या 13 को.
ठीक है। और इनकी हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करी थी जनवरी 1 को या 1-2 को, इतनी लंबी इनकी हिस्ट्री चली थी, चल जाती है इतनी अगर डिटेल में पढ़ानी हो। लेकिन वंस हिस्ट्री इज डन ना, तो नाउ दे आर रिवाइजिंग हिस्ट्री फॉर 3 मंथ्स। पूरा जनवरी हिस्ट्री रिवाइज किया इन्होंने, अगर कर रहे हैं तो पूरा फेब्रवरी हिस्ट्री रिवाइज करेंगे, मार्च में हिस्ट्री रिवाइज करेंगे, 15 दिन इनको रिवाइज करने के लिए मिलेंगे उसमें अप्रैल में। ठीक है, हाँ जी क्या हो गया? कोई नहीं, आते नहीं है वो स्पाइरल वाले, वो लेके आया करो। ठीक है, बेसिकली एवरीवन फील्स की हिस्ट्री इज डिफिकल्ट, बट सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन यही है, हिस्ट्री इतनी मुश्किल है नहीं है आपकी। सबसे मुश्किल जो आपको एक्चुअली लगनी चाहिए वो है ज्योग्राफी। ठीक है, थोड़ी लगती है वो, हिस्ट्री नहीं लगनी चाहिए इतनी डिफिकल्ट। जो आपका अगला है वो है दुर्गा, नहीं है दुर्ग है, बट आपको मैंने कहा ना कि अंग्रेज बोलते बोलते अ लगा देते हैं, तो दुर्ग का मतलब होता है किला। ठीक है, तो दुर्ग में आप लिखिए फोर्टिफाइड कैपिटल, फोर्टिफाइड FORTIFIED, फोर्टिफाइड कैपिटल। एक राजा की मतलब जो खास चीज है वो क्या है, उसकी फौज है और जो उसका किला है। तो वो चीज भी जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको चलनी चाहिए यहाँ पे। तो ये है आपका चौथा अंग। तो मॉरन्स ने अगर इतना बड़ा एम्पायर स्थापित किया है, तो यानी कि इनकी आर्मी भी अच्छी होगी। ठीक है, और दूसरी बात, इनका जो किला होगा वो भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो उसमें क्या फीचर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो लिखिए मॉरियंस मेंटेन्ड अ ह्यूज आर्मी and according to Greek estimates CGM had कौन है CGM? चंद्रगुप्त मौर्य had 6 लाख सोल्जर्स। ठीक है, आज पूरे भारत में कितने हैं? 15 लाख, अगर हम एयरफोर्स और नेवी इंक्लूड कर लें तब भी। ठीक है, आपकी 13 लाख की टोटल आर्मी है, आर्मी की बात कर रहा हूँ, और 70,000 कर आपके नेवी में, और इतने ही आपके एयरफोर्स में भी है। ठीक है, तो मतलब भारत की जो आज पूरे एरिया की फौज है उसकी आधी फौज ही अकेला मेंटेन करता था। कॉमा 30,000 कैवेलरी मतलब घुड़सवार, याद करने की जरूरत नहीं, वो एक एस्टिमेट है। 9,000 एलिफेंट्स, जो एक हाथी कितना खाता होगा, और उसने 9,000 रखे हुए थे। 9,000 एलिफेंट्स एंड 800 चैरियट्स, जो रथ चलाने वाले होते हैं। लिख लिया, फुल स्टॉप। देखिए हायर ऑफिसर्स कॉल्ड अंत महामत्ता। देखो एक और महामत्ता आ गया, अंत महामत्ता वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ फोर्ट्स। तो किले का अध्यक्ष कौन हुआ करता है, हेड कौन हुआ करता है आपका? अंत महामत्ता। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ फोर्ट्स। लिखिए, देखिए कौटिल्य ऑल्सो अप्रूव्स ऑफ a large standing army मतलब ना सिर्फ ग्रीक्स कहते हैं बल्कि कौटिल्य भी कहते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी थी, विच रिक्रूटेड सोल्जर्स फ्रॉम ऑल 4 वर्णास। मतलब उस फौज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हर जात से लोग आपके हुआ करते थे। विच रिक्रूटेड सोल्जर्स फ्रॉम ऑल 4 वर्णास।
लिखा, लिखिए द आर्मी वॉज डिवाइडेड इंटू 6 बोर्ड्स, बोर्ड BOARD, बोर्ड मतलब डिपार्टमेंट्स कह सकते हैं। द आर्मी वॉज डिवाइडेड इंटू 6 बोर्ड्स। पहला है आपका एडमायरलिटी या फिर नेवी। हालांकि कौटिल्य नेवी की बात नहीं करता है, लेकिन ग्रीक्स कहते हैं कि इनके पास नेवी भी थी। तो आप इसमें लिख सकते हो ब्रैकेट में एक लाइन, कौटिल्य डज नॉट मेंशन नेवी। तो कौटिल्य के हिसाब से 5 बोर्ड थे, 5 बोर्ड मतलब 5 डिपार्टमेंट थे। जैसे आपकी आज आर्मी नहीं होती है, जैसे आज आपकी भारत की फौज है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक होगा आपका फाइटिंग आर्म, सबसे बड़ी डिवीजन क्या होती है आपकी, फाइटिंग आर्म, और दूसरा आपका होता है सपोर्टिंग आर्म। फाइटिंग आर्म में सबसे पहले क्या आती है आपकी, इन्फेंट्री, फिर आती है आपकी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, फिर आपकी आती है आर्मर्ड टैंकों वाले, ठीक है। इन्फेंट्री में क्या होता है, पैदल सैनिक, छोटे मोटे छोटे हथियार आगे बढ़ते रहते हैं। मैकेनाइज्ड में क्या होता है, गाड़ियों के अंदर सोल्जर, पूरी BMP गाड़ियां होती हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं, उसके अंदर सोल्जर ट्रेवल करते हैं, इसको कहते हैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। इसके अंदर आपकी प्रॉपर हैवी कैलिबर की गन्स लोड होती हैं, ठीक है। फिर आता है आपका टैंक, तो पता ही है ना। फिर आता है आपका सपोर्टिंग आर्म। सपोर्टिंग आर्म सबसे पहले क्या आता है आपका, सिग्नल्स। सिग्नल बताता है कि मतलब कि लोकेशन क्या है सोल्जर्स की, ठीक है, कांटेक्ट करवाता है, बातचीत करवाता है, ठीक है। फिर एक आता है आपका इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस अलग से होता है। फिर एक आता है आपका आर्टिलरी। आर्टिलरी क्या होता है आपका, वो बम गोले फेंकने वाले, ठीक है, तोप वाली जो आपकी सेना होती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी आती है AMC, मेडिकल वाले, ठीक ठाक करने वाले। तो आपकी आज की मॉडर्न आर्मी में डिवीजन है, तो उनकी आर्मी में भी क्या हुआ करती थी, आपकी डिवीजन हुआ करती थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या थी, उनकी नेवी अलग थी, ठीक है। फिर उनकी दूसरा बोर्ड क्या था, इन्फेंट्री, यानी कि इन्फेंट्री का इंचार्ज कोई और था। लिखो, पहला लिखो एडमिरल्टी यानी कि नेवी, लेकिन कौटिल्य नेवी के बारे में मेंशन नहीं करता। अगर एग्जाम में स्टेटमेंट आती है कि कौटिल्य मेंशंस ऑफ अ ह्यूज नेवी मेंटेन्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, दैट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। ये एग्जाम में स्टेटमेंट आई है, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। फिर आप लिखिए कैवेलरी। अगला डिपार्टमेंट क्या है आपका, ठीक है। अगला लिखो वॉर चैरियट्स, ये अगली डिपार्टमेंट। फिर आप लिखो वॉर एलिफेंट्स। फिर आप लिखिए ट्रांसपोर्ट। जैसे आज भी तो होती है ना आपकी आर्मी सर्विस कोर होती है जो राशन वगैरह पहुंचाती है, ऑर्डिनेंस कोर होती है जो हथियार पहुंचाती है आपको, ठीक है। आपकी जो इन्फेंट्री थी इसका इंचार्ज हुआ करता था पद अध्यक्ष, ठीक है, लिख लो। फिर अगले वाले का है अश्व अध्यक्ष। फिर आपका इसका हुआ करता था, नेक्स्ट का था रथ अध्यक्ष। फिर एक था आपका हस्ते अध्यक्ष, नहीं मैंने लास्ट में ट्रांसपोर्ट लिखवाया है। ट्रांसपोर्ट 6th है, अरे एक्सक्यूज मी हाँ जी। सर, 6th बोर्ड कौन सा था? देखो फर्स्ट तो आपका नेवी है, सेकंड इन्फेंट्री है, तीसरा आपका कैवेलरी, ठीक है, चौथा आपका चैरियट्स, फिफ्थ आपका वॉर एलिफेंट्स, छठा आपका ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये है अश्व मतलब घोड़े, रथ मतलब पता ही है आपको, ठीक है, हाथी को हस्तिया कहते थे। सिक्स्थ है आपका ट्रांसपोर्ट, कोई नाम नहीं है उसका, ठीक है, डन। अब अगला कौटिल्य के हिसाब से आपका अगला मेन ऑर्गन क्या है, कोशा। कोशा होता है ट्रेजरी, ठीक है। राजा के पास या राज्य के पास ट्रेजरी में बहुत सारा पैसा होना चाहिए, तभी वॉर फाइनेंस होगी, तभी ट्रेड होगा, ठीक है, तभी लोग आपके लॉयल रहेंगे। अगर एक समय पे ऐसा खबर फैल जाती है कि सरकार के पास पैसा नहीं है,
ठीक है, तो लोग पागल हो जाते हैं। ठीक है, फिर लोग पाकिस्तान में एक्चुअल में लोग इतना, देखो सरकार को ना आप एक समय तक आलोचना कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग हैं वो बहुत गालियां निकालते हैं सरकार को, क्योंकि उनको पता है कि उनका कोष खाली है, ट्रेजरी खाली है, सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। जब सरकार का कोष खाली होता है ना, सरकार सबसे ज्यादा वीक पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी आर्मी भी बिना कोष के साथ नहीं देगी। ठीक है, अब इतना रिस्की काम होता है आर्मी का। ठीक है, हिसाब से मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्मी, तो आपने कहा देश सेवा। मैंने कहा 10,000 में करोगे देश सेवा? ऑब्वियसली नहीं, तो कोष तो इंपॉर्टेंट है ना। तो ट्रेजरी बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, इस ट्रेजरी में पैसा आता कहाँ से था, तो बेसिकली हमने वो डिस्कस करना है यहाँ पे। तो आपका जो टैक्स था उसको कहते हैं बली, एंड बली वाज 1/6। जितना भी आपका इनकम होगी उसका 1/6 राजा ले लेगा एज अ बली, यानी कि एज अ टैक्स। ठीक है, तो आप पांचवा ऑर्गन लिखिए आप, कोषा। कोषा इज बेसिकली योर ट्रेजरी। ठीक है, लिखिए सिंस सोल्जर्स एंड ऑफिशियल्स since soldiers and officials were paid in cash, the state taxes यानी जो राज्य के टैक्स हैं, the state taxes were not considered sufficient to meet all the needs of the state, लिखिए hence the state had to undertake and regulate numerous economic activities to generate more and more resources. ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि क्योंकि जो आपका राजा था वो अपनी इतनी बड़ी आर्मी को, ठीक है, कैश में पे करता था, जो इतने सारे ऑफिसर्स थे जिसको हमने डिस्कस किया उनको भी कैश में पे करता था, तो कई समय पे आपका जो टैक्स है इट वाज नॉट इनफ। ठीक है, अभी आपकी भारत की सरकार है, इनकम टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है, लेकिन भारत की बहुत कम जनसंख्या आपका इनकम टैक्स पे करती है, तो भारत की सरकार कुछ और भी काम करते हैं जिससे कारण क्या होता है, आपका टैक्सेस जनरेट होते हैं, पैसा जनरेट होता है। ठीक है, कहीं फीस लगा लिया, कहीं पे कोई जैसे आरटीओ चार्ज हो गया, कहीं पे कोई फीस लगा ली, सरकार को पैसा आता है उससे। तो ये भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ टैक्स काफी नहीं, तो और भी एक्टिविटीज करनी पड़ती है सरकार को। तो कैसे कैसे एक्टिविटीज करती है सरकार, कितना कितना टैक्स था वो हमें डिस्कस करना है। तो सिंपल आप लिखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए बली, दी बली, BALI, दी बली was the main item of tax. Bali was the main item of tax. ठीक है, अब ब्रैकेट में लिखो लैंड टैक्स, जमीन के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता था, दैट वाज योर बली। व्हाट वाज बली? इट वाज लैंड रेवेन्यू और लैंड टैक्स। लिखिए इट वाज लेविड, मतलब इम्पोज, इट वाज लेविड एट 1/6 of the produce. It was levied at 1/6 of the produce. ठीक है, फुल स्टॉप, बाकी ना कल करते हैं। ठीक है।
एनी डाउट? No, sir. Thank you, sir.